जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतरा बुक के बनारस और दिशा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बनारस में वसंत का आगमन जो है वो अचानक होता है। ठीक है, जब यह आता है तो लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से क्या होता है, धूल का एक बवंडर उठता है। ठीक है, और पूरे शहर पर छा जाता है और इसके प्रभाव से लोगों की आंखों में किरकिरी होने लगती है और घाट के पत्थरों के निकट किनारे या कह लो घाट जो है वहाँ पर बनारस में, उनमें जो पत्थर लगे हुए हैं उन पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक नमी सी आ जाती है। ठीक है, बस इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है। तो लिखेंगे कि भाई खाली कटोरों में बसंत के उतरने से आशय है कि वसंत के समय बनारस में भिखारियों की संख्या और उनके कटोरे में मिलने वाली भीख जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा भीख मिलने लगती है ना। यानी ऐसा लगता है जैसे उनके खाली कटोरों में बसंत उतर गया हो। ठीक है, उनके चेहरों पर एक नई चमक और आशा दिखाई देने लगती है। यह पंक्ति जो है दोस्तों वो शहर की गरीबी और उल्लास के अंतर्विरोध को दर्शाती है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो हम लिखेंगे कि भाई कवि ने बनारस की पूर्णता को यहाँ की आस्था, उत्सवों और निरंतर हो रही गंगा आरती के माध्यम से दिखाया है और वहीं पर रिक्तता को उन्होंने घाटों पर शवों के आने, है ना, वाराणसी में घाटों पर शव यानी लाशों को ले जाया जाता है ना। तो वही चीज़ें हैं कि भाई रिक्तता को उन्होंने घाटों पर शवों के आने और रोज खाली होने वाले स्थानों के माध्यम से दर्शाया है। यह शहर एक साथ जीवन की पूर्णता और मृत्यु की शून्यता को समेटे हुए है। ठीक है, अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है कि भाई बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है ना, और धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बनारस में धूल उड़ना, लोगों का चलना, मंदिर के घंटों का बजना और शाम का होना सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि भाई यह शहर जो है अपनी प्राचीन यानी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को थामे हुए है। यानी आज भी अपनी पुरानी संस्कृति परंपराओं को ये शहर साथ में लेकर के चल रहा है। यह दुनिया की भाग दौड़ से एकदम अलग है ना। यानी यहाँ की सामूहिक लय में क्या है दोस्तों, एक ठहराव है, एक रुकावट है जो इसे आधुनिक भाग दौड़ से एकदम अलग रखता है। इतना इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई धीरे धीरे होने की सामूहिक लय जो है इसमें पूरा बनारस शहर जो है वो बहुत ही मजबूती से बंधा है ना। इसमें यहाँ के मंदिर, घाट, गंगा के किनारे बंधी नावें और सदियों से चली आ रही परंपराएं जो है वो सभी शामिल हैं, है ना। कवि के अनुसार यह धीमी गति ही क्या है, शहर को बिखरने से बचाती है और उसे अपनी प्राचीन संस्कृति व आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर रखती है। ठीक है, यानी धीरे धीरे ही क्या है, धीमी गति ही शहर को बिखरने से रोक रही है और पुरानी संस्कृतियों को स्थिर करने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है कि भाई सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। सही सांझ मतलब शाम के समय में, इवनिंग टाइम में जब कोई बनारस जाता है तो क्या क्या विशेषताएं उसको नजर आती हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई सही सांझ यानी शाम के समय बनारस में घुसने पर यहाँ की अद्भुत आध्यात्मिक भव्यता का पता चलता है। यह बहुत ही अद्भुत शहर है, बहुत ही आध्यात्मिक इसकी सुंदरता है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलती हैं। और इस समय मंदिर आरती के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। ठीक है, और चारों ओर घंटों की मधुर ध्वनि गूंजती है। कवि के अनुसार शाम के समय में ये बनारस शहर जो है आधा जल में होता है, आधा मंत्रों में और आधा फूलों के अर्घ में डूबा हुआ प्रतीत होता है, जो इसकी अलौकिकता को दर्शाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि भाई बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी बनारस शहर को एक मनुष्य की तरह इस कविता में दिखाया गया है, तो जहाँ जहाँ पे मनुष्य की तरह क्रियाएं की गई हैं उनको आप लोग लिखिए और उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट करिए। तो लिखेंगे कि भाई कविता में बनारस को एक जीवित मनुष्य की तरह दिखाया गया है।
बनारस शहर के लिए प्रयुक्त मानवीय क्रियाएं एवं उनके व्यंजनार्थ जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है, अंगड़ाई लेना और सिसकना, यहाँ पर कविता में कई जगह पे लिखा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि जैसे इंसान सोकर उठने पर अंगड़ाई लेता है, वैसे ही बनारस जो है वो बसंत आने पर क्या होता है, सुगबुगाता है। सुगबुगाता है, कविता आप लोग पढ़े होंगे तो लिखा गया है। यानी बसंत आने पर क्या होता है, अपनी पुरानी सुस्ती छोड़ करके बनारस जो है वो जाग जाता है। ठीक है, यानी यह शहर के उत्साह को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा क्या है, कविता आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक पैर पर खड़ा होने की चर्चा की गई है। यानी बनारस को एक पैर पर खड़ा शहर कहा गया है। यानी यह एक पैर पर खड़े होने का क्या मतलब है कि भाई यह बनारस की भक्ति और स्थिरता का प्रतीक है ना। जैसे कोई तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करता है, वैसे ही यह शहर क्या है दोस्तों, अपनी पुरानी परंपराओं पर मजबूती से टिका हुआ है, अपनी पुरानी परंपराओं को अपने साथ लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कई जगहों पर आधे में होने की चर्चा की गई है। तो भाई शहर का आधा जागना या आधा पानी में होना, आधा मंत्र में होना, आधा जल में होना, आधा फूलों के अर्घ में होना, आप अभी पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये सब क्या है, तो ये सब होना जो है यह बताता है कि भाई वह पूरी तरह खोया हुआ है। बनारस शहर जो है अपनी पुरानी संस्कृतियों में पूरी तरह खोया हुआ है। वह अपनी आस्था और शंख की आवाज़ों में इतना डूबा है कि उसे बाहरी दुनिया की परवाह नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्ट में उत्तर बता देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो उत्तर सही नहीं है दोस्तों, है ना। इस प्रश्न का जैसा उत्तर होना चाहिए मैंने वैसा उत्तर आपको देने की कोशिश किया है। हालांकि उत्तर बड़ा हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, प्रश्न ही वैसा है ना। 8वां क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो का में बोला गया है कि यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय जो है ये दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। तो हमें इसका शिल्प सौंदर्य यानी इसका भाव बताना है, अलंकार भाषा सब कुछ बताना है ना। तो अलंकार में हम लोग लिखेंगे कि भाई धीरे धीरे, यानी 2 बार ये शब्द प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जो शहर की धीमी गति और ठहराव को दर्शाता है। भाषा में लिखेंगे कि भाई सरल और सहज खड़ी बोली का प्रयोग है। बिंब में लिखेंगे कि यहाँ पर दृश्य बिंब है, यानी जब इसको पढ़ते हैं तो इसका दृश्य हमारे दिमाग में चलने लगता है। ठीक है, जो बनारस की सामूहिक लय और सांस्कृतिक एकता को जीवंत करता है। भाव इसका क्या है, तो कवि ने यहाँ पर दिखाया है कि यह धीमापन जो है, यानी बनारस में सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, यानी यह धीमापन ही बनारस को उसकी प्राचीन परंपराओं से दृढ़ता के साथ जोड़े हुए है, अर्थात मजबूती से बांधे हुए है प्राचीन परंपराओं और संस्कृतियों से। ठीक है, खा में बोला गया है कि भाई अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। एक बार कवि कह रहे हैं यह आधा है और एक बार कह रहे हैं यह आधा नहीं है, यानी स्पष्ट है कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इन पंक्तियों में कवि ने विरोधाभास अलंकार के माध्यम से बनारस की विलक्षणता को दिखाया है। ठीक है, आधा है और आधा नहीं है कहकर वो शहर के भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक गहराई के संतुलन को दर्शाते हैं। ठीक है, अत्यंत सरल, संक्षिप्त और सांकेतिक खड़ी बोली में लिखी गई ये पंक्तियां जो हैं ये बनारस की प्राचीनता और आधुनिकता के अद्भुत मेल को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करती हैं। गा में बोला गया है कि अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। तो हम लोगों को इसका शिल्प सौंदर्य लिखना है, तो भाई लिखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी कवि ने बनारस शहर को एक टांग पर खड़ा दिखाकर उसका मानवीकरण किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर प्रतीकात्मकता हुई है कि एक टांग पर खड़ा होना ये बनारस की अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। विरोधाभास भी हुआ है क्योंकि भाई दूसरी टांग से बेखबर है कह करके कवि ने आधुनिक दुनिया से कटे होने और अपनी परंपरा में लीन रहने के विरोधाभास को यहाँ पर दर्शाया है। भाषा में हम लोग लिखेंगे कि सरल और सटीक खड़ी बोली है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दोस्तों दिशा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मात्र 2 ही क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है। यानी जब कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने बताया उधर उधर, किधर जिधर उसकी पतंग उड़ रही है ना। तो उधर उधर कहने से क्या प्रकट होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई दिशा कविता में बच्चे का उधर उधर कहना उसके बाल सुलभ भोलेपन और व्यक्तिगत यथार्थ को प्रकट करता है। यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से वास्तविकता को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति के लिए वास्तविकता अपने हिसाब से अपने अनुभव के अनुसार होती है ना। तो ये चीज़ें जो है उसके बाल सुलभ भोलेपन को दर्शाता है और व्यक्तिगत यथार्थ को दर्शाता है। बच्चे के लिए हिमालय की दिशा वह है जहाँ उसकी पतंग उड़ रही है।
है ना। तो यह उत्तर दर्शाता है कि भाई हर व्यक्ति का अपना सत्य और दृष्टिकोण उसके अपने अनुभव और लक्ष्यों के आधार पर निर्मित होता है। अब हमारे सामने दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव हमको स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि भाई इन पंक्तियों में कभी यह स्वीकार करते हैं, मैं स्वीकार करूं मैंने यह जाना कि हिमालय किधर है, यानी कभी यह स्वीकार करते हैं कि एक बच्चे के सरल उत्तर ने उनकी सोच बदल दिया, है ना। कवि को अब तक केवल किताबी ज्ञान था कि हिमालय उत्तर में है, लेकिन बच्चे ने अपनी पतंग की दिशा में हिमालय बताकर कवि को नया यथार्थ समझा दिया, नई वास्तविकता समझा दिया। ठीक है, इसका भाव यह है कि सत्य जो है वो केवल किताबों में नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के अपने अनुभव और आनंद में होता है। ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।